नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। हम इस YouTube चैनल के माध्यम से भारत के भूगोल के संदर्भ में कुछ जानकारियां जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी कड़ी में मैं राजीव बगड़िया आपके सामने फिर से भारत के भूगोल विषय से संबंधित कुछ टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। तो देखिए, हमने एक जो श्रृंखला शुरू की है उसमें हमने रीट परीक्षा में जो पहले से प्रश्न पूछे गए हैं उनके विश्लेषण की एक श्रृंखला शुरू की है, और उसके माध्यम से जिस टॉपिक से जिस तरीके के प्रश्न आए हैं उसके आसपास की कुछ अन्य बातें करते हुए हम टॉपिक को यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं। ऐसी कुछ हमने सीरीज शुरू की है, और उसी श्रृंखला में आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो भारत के भूगोल में भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत के भूगोल में भारत की प्राकृतिक वनस्पति से अब तक रीट परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, आगे आने वाली परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके संदर्भ में पूरी व्याख्या हम यहां पर अभी करेंगे। तो सबसे पहले हम अब तक रीट परीक्षा में भारत की प्राकृतिक वनस्पति से किस तरीके के प्रश्न आ चुके हैं उनके ऊपर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, आपकी रीट परीक्षा में भारत की प्राकृतिक वनस्पति के टॉपिक से अब तक 2 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। देखिए कौन कौन से प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखा जाए तो सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, यह प्रश्न आपको पूछा गया है रीट परीक्षा 2011 में। सुंदरी वृक्ष को यदि हम देखें तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं ज्वारीय वन, शीतोष्ण वन, मरुस्थलीय वन और भूमध्य सागरीय वन। सही अगर देखा जाए तो सुंदरी वृक्ष आपको ज्वारीय वनों में देखने को मिलता है। इसकी और अधिक व्याख्या और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनकी व्याख्या हम आगे चलकर करेंगे। नेक्स्ट आपको जो दूसरा प्रश्न यहां से पूछा गया वो पूछा गया है कि भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आपको देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार या वर्षा वन आपको भारत के कौन से क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए मालवा का पठार, कर्नाटक, पूर्वी घाट और उत्तरी पूर्वी भारत। यहां पर इसको अगर देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी भारत में आपको इस तरीके के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखने को मिलते हैं। तो ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एक ज्वारीय वनों से आपको पूछा गया सुंदरी वृक्ष के बारे में, और दूसरा आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में पूछा गया कि ये कहां पर पाए जाते हैं। तो भारत में पाई जाने वाली जो मोटे तौर पर प्राकृतिक वनस्पति है वो किस प्रकार की है उसके बारे में हम सारी चर्चा यहां पर इस टॉपिक के माध्यम से करेंगे। देखिए, भारत में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हम इस प्राकृतिक वनस्पति का यदि सामान्य वर्गीकरण यहां पर करें तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति को मोटे तौर पर हम 6 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 6 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला प्रकार देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या जिनको हम कह दें वर्षा वन। ये कौन सी परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं, भारत के कौन से भागों में हैं, इनमें मुख्य वृक्ष कौन से हैं और इनकी अन्य क्या विशेषताएं हैं, वो सारी बातें हम आगे चलकर यहां पर करेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बाद में दूसरे प्रकार के जो वन है वो है मानसूनी वन। मानसूनी वन या हम जिनको कहते हैं पतझड़ी वन। अधिक वर्षा वाले भागों में जो मानसूनी वन है वो कैसे हैं, आर्द्र मानसूनी, और कम वर्षा वाले भागों में कैसे हैं, शुष्क मानसूनी। तो 2 प्रकार के यहां पर हम मानसूनी वन पढ़ेंगे। और तीसरी बात यदि हम करें आगे चलकर तो उत्तरी पश्चिमी भारत के मरुस्थलीय प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं कांटेदार प्रकार के वन, मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति। समुद्र तटीय भागों में यदि हम चलेंगे तो वहां पर हमें देखने को मिलते हैं कैसे, ज्वारीय वन। और उत्तरी भारत के हम में पर्वतीय प्रदेशों में चलें, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में चलें तो वहां पर देखने को मिलते हैं किस प्रकार के वन, पर्वतीय वन। तो ये कुल मिलाकर मोटे तौर पर हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति को 6 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक एक प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, उसकी विशेषताएं क्या है, भारत के कौन से भागों में उसका वितरण है। तो देखिए, आपके सामने इस मानचित्र में पूरे भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको अलग अलग रंग से दिखाया गया है। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की यदि हम बात करें, या जिनको कहते हैं हम वर्षा वन, वो इस रंग से आपको दिखाए गए हैं। और उनका क्षेत्र देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको एक तो दिख रहे हैं यहाँ पर इस भारत के पश्चिमी किनारे के ऊपर, भारत के इस पश्चिमी किनारे पर जिसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग। नेक्स्ट ऐसा ही आपको हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और उसके अलावा जो तीसरा भाग आप देख पा रहे हैं वो है उत्तरी पूर्वी भारत में। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन आपको इन 3 मुख्य हिस्सों में मिलते हैं, भारत के इस पश्चिमी तट पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और यहां पर आगे चलेंगे तो उत्तरी पूर्वी
भारत में। उसके बाद में मानसूनी वनों में यदि देखा जाए तो दो प्रकार के मानसूनी वन है, जिनमें हम कहते हैं आर्द्र मानसूनी वन और शुष्क मानसूनी वन। आर्द्र मानसूनी वन और शुष्क मानसूनी वनों को यदि देखा जाए तो ये कुल मिलाकर जो मानसूनी वन है वो भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं। लगभग भारत का जो अधिकांश भाग है वो किस प्रकार के वनों से मिलकर बना है, तो वो है कौन से, मानसूनी या पतझड़ी वन। पूर्वी भाग में थोड़ी वर्षा अधिक है तो यहाँ पर जो मानसूनी वन है वो कौन से हैं, आर्द्र मानसूनी है। और पश्चिमी भागों में थोड़ी वर्षा कम है तो यहाँ पर जो मानसूनी वन है वो कैसे हैं, शुष्क मानसूनी वन है। तो ये सारा हिस्सा जो मध्यवर्ती भाग आपको दिख रहा है ये आर्द्र मानसूनी और शुष्क मानसूनी दोनों प्रकार के वनों को मिलाकर हम देखें तो मानसूनी वनों का क्षेत्र है, मानसूनी या पतझड़ी वनों का क्षेत्र है। हम यहाँ पर एक अंतर सबसे पहले ही क्लियरफाई करना चाहेंगे कि देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वनों में आपको पतझड़ देखने को नहीं मिलता, हमेशा हरे भरे रहते हैं इसलिए हम उनको सदाबहार कह देते हैं। लेकिन मानसूनी या पतझड़ी वनों में एक ऐसी ऋतु है जिसमें वर्षा होती है, शुष्क ऋतु आती है, तब उनकी वृक्षों की पत्तियां गिर जाती हैं, इसलिए हम इनको पतझड़ी वन भी कहते हैं। तो देखिए इनमें मोटे तौर पर जो अंतर है सदाबहार वनों में और पतझड़ी वनों में वो एक ऋतु विशेष का है कि इनमें सदाबहार वनों में कोई भी शुष्क ऋतु नहीं होती है, इसलिए वृक्षों की पत्तियां नहीं गिरती हैं, पतझड़ नहीं आता है। जबकि आर्द्र मानसूनी और शुष्क मानसूनी वनों को देखा जाए तो उनमें शुष्क ऋतु के बाद में पत्तियां गिर जाती हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कौन से, पतझड़ी वन, जो भारत के सबसे अधिक एरिया को कवर करते हैं। इसके बाद में अगला प्रकार देखें तो पश्चिमी भारत के इस भागों में आपको देखने को मिलते हैं मरुस्थलीय कांटेदार वन। ऐसे ही शुष्क जलवायु वाले जो भाग हैं, चाहे पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के हो, चाहे यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का कुछ क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों में आपको मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति मिलती है या हम कहते हैं कांटेदार वन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर भारत का ये जो समुद्र तटीय भाग है, इस समुद्र तटीय भाग में आपको लवणीय या ज्वारीय प्रकार के वन देखने को मिलते हैं, जिनसे एक आपको प्रश्न पूछा जा चुका है आपकी रीट परीक्षा में। और उसके आगे चलेंगे तो भारत का ये जो संपूर्ण उत्तरी भाग है, इस हिमालय प्रदेश में आपको मिलते हैं कौन से, पर्वतीय वन। तो ये तो मोटे तौर पर भारत के मानचित्र पर हमने 6 मुख्य प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण देखा कि कौन से भाग में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। लेकिन प्रत्येक प्रकार की वनस्पति के बारे में उसकी जो विशेषताएं हैं, मुख्य बातें उसकी कौन कौन सी पूछी जाती हैं, वो एक एक करके हम इन सभी वनों का अभी डिस्कस करेंगे। अभी हमने केवल इतनी बात की है कि कितने प्रकार की वनस्पति है। तो देखिए भारत के पश्चिमी तट, उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कैसी सदाबहार वन आपको मिलेंगे। भारत के अधिकांश मध्य भाग पर पतझड़ी या मानसूनी वन आपको मिलेंगे, जिनमें पूर्वी भागों में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कौन से, आर्द्र मानसूनी वन, और उसके पश्चिम में कम वर्षा वाले भागों में कौन से, शुष्क मानसूनी वन। उसके भी पश्चिम में चलेंगे तो राजस्थान के पश्चिमी भागों में मरुस्थलीय कांटेदार वन, समुद्र तटीय क्षेत्रों में कौन से, ज्वारीय वन, और पर्वतीय प्रदेशों में देखा जाए तो कौन से, पर्वतीय वन। एक एक प्रकार की हम इन वनस्पति की अब यहाँ पर विस्तार से बात करें। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की, या जिनको कहते हैं हम वर्षा वन। तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या जिनको कहा जाए वर्षा वन, या आप कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अभी इस मानचित्र में हमें भारत का केवल वो हिस्सा अब हरे रंग के माध्यम से ग्रीन कलर में दिख रहा है जहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन से हिस्सों में ये वन पाए जाते हैं, ऐसा प्रश्न भी आता है। इनके जहां पर भी ये वृक्ष आपको या वन देखने को मिलते हैं वहां की जलवायु की विशेषताएं कैसी है, ऐसा प्रश्न भी आपको पूछा जाता है। और इनमें मुख्य वृक्ष कौन से हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। कई बार इनकी अन्य तथ्यात्मक जो विशेषताएं हैं उनका प्रश्न भी कर लिया जाता है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन, इनके बारे में पहली इनकी जलवायु विशेषताएं पूछी जाए तो पहली बात आपको ये पूछी जा सकती है कि कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन आपको देखने को मिलते हैं। तो सीधा सीधा आंसर है औसत वार्षिक वर्षा जिन क्षेत्रों में 200 सेमी या उससे अधिक या लगभग 200 सेमी के आसपास होती है, उन क्षेत्रों में आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। तापमान की यदि बात की जाए तो औसत वार्षिक तापमान इस एरिया में रहता है वो है 20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक। तो यहाँ पर देखा जाए तो साल भर जो टेम्परेचर है वो कम नहीं होता है,
क्रमशः ज़्यादा ही बना रहता है, 20 के आसपास बना रहता है, लेकिन बहुत अधिक तापमान भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तापांतर ज़्यादा नहीं होता है, अर्थात तापमान एक बार बहुत कम, एक बार बहुत ज़्यादा, ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर नहीं होती हैं। यहाँ पर तापमान हमेशा सामान्य सा बना रहता है, वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक बना रहता है। यदि क्षेत्रों की बात की जाए, इनका वितरण कहाँ पर है, तो ये प्रश्न आपको रीट परीक्षा में पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के कौन से भागों में पाए जाते हैं। तो देखिए मोटे तौर पर इनके 3 क्षेत्र हैं। पहला कौन सा? पश्चिमी घाट। तो देखिए ये भारत के इस पश्चिमी तट पर यहाँ पर पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पश्चिम में जहाँ पर मानसून के अरब सागर की शाखा इससे टकराती है और इस तट पर अत्यधिक बारिश करती है, उसी तट पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। सामान्यतः इस तट को हम देखें तो केरल के इस तटीय भाग को कहा जाता है कौन सा? मालाबार तट। तो कई बार ऐसा प्रश्न भी होता है कि सदाबहार वन भारत के कौन से तट पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ये कौन सा है? मालाबार। और उससे आगे का जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है वहाँ पर आपको इस तरीके की वनस्पति देखने को मिलती है। दूसरा क्षेत्र देखा जाए तो वह है उत्तरी पूर्वी भारत। तो आपकी रीट परीक्षा में जब प्रश्न पूछा गया तो उसमें उत्तरी पूर्वी भारत ऑप्शन था, और उत्तरी पूर्वी भारत का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी आपको हिमालय के ये जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर भी आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। तीसरा क्षेत्र देखा जाए तो वो जो समुद्र में आपके द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनके ऊपर भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वनों की विशेषताओं में अगर बात की जाए तो इनमें बहुत लंबे वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई वाले वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और सामान्यतः देखा जाए तो यहाँ पर 60 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष आपको इन सदाबहार वनों में मिलते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 200 फीट ऊंचाई के वृक्ष आपको इनमें देखने को मिल जाते हैं। इन बहुत ऊंचे वृक्षों के साथ में कुछ तो हैं बहुत ऊंचे वृक्ष, और उनके साथ में कुछ मध्यम ऊंचाई वाले हैं, कुछ कम ऊंचाई वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन सभी वृक्षों से, जो कुछ ऊंचे हैं कुछ नीचे हैं, उनसे मिलकर ये सारा का सारा एरिया ढका हुआ रहता है। तो कोई भी भाग धरातल का वृक्षों से विहीन नहीं होता है, पूरा एरिया ढका रहता है। ऊपर से देखने पर धरातल का कोई भी भाग हमें दिखाई नहीं देता है, इतने सघन होते हैं, इतने डेंस होते हैं। और धरातल पर खड़े होकर देखने पर आपको यहाँ से आकाश दिखाई नहीं देगा, ऊपर सारे वृक्ष वृक्ष दिखाई देंगे। इनके बीच में लिपटी हुई कुछ बेलें होती हैं, और ऐसा होने से पूरी तरीके से ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा दुर्गम क्षेत्र होता है, जिसको पार कर पाना या जिसमें आर्थिक गतिविधियां कर पाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। इस प्रदेश में यदि देखा जाए तो यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब है अनेक प्रकार के, अनेक प्रजातियों के जीव जंतु, जिनमें वनस्पतियां भी शामिल हैं और जिसमें जंतु भी शामिल हैं। यहाँ पर पौधों की यदि हम बात करें, वृक्षों की बात करें, तो वृक्षों की विविधताएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। एक थोड़े से एरिया में ही आपको बहुत सारी प्रकार के वृक्ष एक साथ देखने को मिलते हैं। इन वृक्षों की लकड़ी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन वृक्षों का इतना सघन जाल है और जैव विविधता इतनी ज़्यादा है, इसलिए हम इनका आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा दोहन नहीं कर पाए हैं। क्योंकि आर्थिक दृष्टि से हम अधिक दोहन तब कर पाते जब आपको एक जैसी प्रजाति के वृक्ष एक साथ ही मिल जाते, तब उनकी कटाई करना आसान होता है और औद्योगिक उपयोग करना उनका काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो विविध प्रकार के वृक्ष एक साथ हैं, इसलिए इनका हम बहुत ज़्यादा आर्थिक उपयोग नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर दूसरी बात आती है नाम सदाबहार की। तो देखिए इन क्षेत्रों में पूरे साल भर लगभग वर्षा होती रहती है, कोई पतझड़ की ऋतु नहीं आती है, यहाँ पर शुष्क ऋतु यहाँ पर नहीं आती है, और टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा बदलाव
नहीं होता है। इसलिए वृक्षों की पत्तियां एक साथ नहीं गिरती हैं, और एक साथ वृक्षों की पत्तियां नहीं गिरती हैं, इसलिए हम इनको सदाबहार वनों की संज्ञा देते हैं। सामान्यतः ऐसे जो वन हैं वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्राजील का जो अमेजन बेसिन है वो सदाबहार वनों का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। लेकिन हम भारत में देखें तो इस प्रकार के वन आपको 3 मुख्य क्षेत्रों में देखने को मिल जाते हैं। उनमें आपने देखा भारत के पश्चिमी घाट का ये क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और उत्तरी पूर्वी भारत। आपकी परीक्षा में जो यहां से प्रश्न पूछा गया कि ये वन आपको कहां पर मिलते हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा क्या, उत्तरी पूर्वी भारत। यहां पर इन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में कौन कौन से मुख्य वृक्ष हैं, यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में आता है। और एक दो कुछ वृक्षों के नाम देकर यह भी पूछ लिया जाता है कि यह वृक्ष कौन से वनों में पाया जाता है। तो देखिए कुछ वृक्षों के एग्जाम्पल आपको यहां से ध्यान में रखने हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में जो वृक्ष हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और जिसका बार बार परीक्षा में प्रश्न आता है वो है कौन सा, महोगनी। महोगनी इन वनों का बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है। महोगनी के अलावा एबोनी या हम कहते हैं आबनोस, ये दूसरा महत्वपूर्ण आपको नाम मिल सकता है। नेक्स्ट देखें तो कौन सा, रोजवुड। इसके अलावा आयरनवुड या जिसको हम कहते हैं कौन सा, लोहे कास्ट, सिनकोना, नारियल, बांस, ऐसे कुछ वृक्ष आपको इस एरिया में देखने को मिलते हैं। महोगनी का प्रश्न परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा गया है, बहुत बार प्रश्न आया है कि महोगनी किस प्रकार के वनों का वृक्ष है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले जो मुख्य वृक्ष हैं उनकी हम एक बार यहाँ पर चित्र के माध्यम से बात करेंगे। तो देखिए बहुत अधिक ऊंचाई के वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत ऊंचे वृक्षों में आपको एक नाम मिलता है कौन सा, महोगनी। महोगनी के साथ साथ अनेक विविध प्रजातियों के वृक्ष भी आपको साथ साथ में देखने को मिल जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आप करें तो दूसरा महत्वपूर्ण वृक्षों में नाम मिलता है कौन सा, एबोनी या हम जिसको कहते हैं आबनोस। ये काफी ऊंचाई वाले वृक्षों में शामिल है, महोगनी, एबोनी। इनके अलावा देखा जाए तो आयरन वुड जिसकी लकड़ी बहुत कठोर होती है, जिसको हम कह देते हैं कौन सा, लोह कास्ट। लोह कास्ट या आयरन वुड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। लोह कास्ट के अलावा आप बात कर सकते हैं किसकी, रोजवुड की, जिसमें हम देखें इसकी लकड़ी जो है वो आंतरिक भाग में, इसमें काटने पर आप देख रहे हैं रोज या गुलाब के रंग की आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर महोगनी, एबोनी, आयरनवुड और इसके अलावा कौन से, रोजवुड, और इससे भी आगे हम बात करें तो कौन से, बांस, नारियल, बहुत अधिक ऊंचाई वाले वृक्षों में कुछ। इसके अलावा सिनकोना, सिनकोना जिसको हम औषधीय उपयोग के रूप में भी जानते हैं, मलेरिया की दवा के रूप में भी इसको हम जानते हैं। तो ये सारे के सारे वृक्ष आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में देखने को मिलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों पर बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं। रीट परीक्षा में अब भी यदि आपको प्रश्न पूछा जाए तो सदाबहार वनों से प्रश्न पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है। क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, पहली बात इनमें वर्षा कितनी होती है, तो 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। यदि हम क्षेत्र देखें तो 3 मुख्य क्षेत्र आपको ध्यान में रख लेने हैं, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और उत्तरी पूर्वी भारत। और वृक्ष यदि पूछे जाएं तो उनमें महोगनी, एबोनी, आयरनवुड, रोजवुड, यहाँ पर सिनकोना, बांस, नारियल, ये कुछ मुख्य वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। अन्य विशेषताओं में पूछी जाए तो इनमें पतझड़ नहीं आती है और इसीलिए ये हमेशा हरे भरे बने रहते हैं। इनमें विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए अत्यधिक उपयोगी और कठोर लकड़ी के होते हुए भी हम इनका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाए हैं। ऐसी कुछ बातें आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में पूछी जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में बाद हम बात करें दूसरे प्रकार के वनों की जो भारत में पाए जाते हैं, जिनको आप कहते हैं कौन से, मानसूनी वन या पतझड़ी वन। तो देखिए भारत का ये जो बीच का आप भाग देख रहे हैं, अधिकांश हिस्सा भारत का इस समय आप देख पा रहे हैं वो मानसूनी या पतझड़ी वनों से ढका हुआ है। इस एरिया में मानसून की ऋतु में वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आता है तो सामान्यतः यहाँ पर वर्षा होती है, और मानसून के बाद में जो एक ऋतु शुष्क होती है उसमें इन वृक्षों की पत्तियां गिर जाती हैं। इसलिए आप इनको मानसूनी वन भी कह सकते हैं और आप इनको पतझड़ी वन भी
कह सकते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो कौन से पाए जाते हैं? मानसूनी वन या पतझड़ी वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। इनमें यदि देखा जाए तो इन मानसूनी वनों में जो वर्षा होती है वो 200 सेमी से तो कम होती है, लेकिन लगभग 50 या 70 सेमी से अधिक होती है। उस सारे क्षेत्र को हम मानसूनी वनों में शामिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी जहां पर ज्यादा वर्षा हो रही है उनको हम कह देते हैं कौन से? आर्द्र मानसूनी वन। और जहां पर वर्षा थोड़ी कम है उसको हम कह देते हैं कौन से? शुष्क मानसूनी वन। तो देखिए ये जो पूर्वी भाग है इधर थोड़ी वर्षा ज्यादा है, इसलिए इस क्षेत्र में हम देखेंगे किस प्रकार के वन है ये? आर्द्र मानसूनी वन। और इस तरफ देखें तो वर्षा की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, वहां पर कौन से हैं? शुष्क मानसूनी वन। दोनों की ही हम एक एक करके अब बात करें, आर्द्र मानसूनी वनों की और शुष्क मानसूनी वनों की। पहले बात कर लेते हैं हम किसकी? आर्द्र मानसूनी वनों की। तो देखिए आर्द्र मानसूनी अब जो पतझड़ी वन है उनमें पहला प्रश्न आपको इनमें होने वाली वर्षा के संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो औसत वार्षिक वर्षा इस क्षेत्र में कितनी होती है? 100 सेमी से लेकर 200 सेमी। 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में आपको आर्द्र मानसूनी वन देखने को मिल जाते हैं। दूसरा प्रश्न, क्षेत्र कौन सा है? कौन से क्षेत्र में ये पाए जाते हैं? तो देखिए क्षेत्र यहां पर आप देख पा रहे हैं, एक तो बहुत संकड़ी पट्टी के रूप में आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में आगे की ओर चलेंगे तो वर्षा की मात्रा घटती जाएगी, लेकिन एक संकड़ी पट्टी में आपको यहाँ पर पश्चिमी घाट के इस पूर्वी भाग में भी ये देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत कम। उससे आगे चलेंगे तो इस पूर्वी भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये वन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप चलेंगे तमिलनाडु से लेकर आगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा और हिमालय के दक्षिण में ये जो तराई का बेल्ट है, इसमें इन सारे क्षेत्रों में आपको आर्द्र मानसूनी वन देखने को मिल जाते हैं। तो पहली बात, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है इनमें। दूसरी बात, क्षेत्र देखा जाए तो पूर्वी भारत में तमिलनाडु से लेकर उत्तर तक का ये जो विभिन्न राज्यों का क्षेत्र है इसमें ये वन पाए जाते हैं आर्द्र मानसूनी वनों में। तीसरा प्रश्न आपको किया जा सकता है वो इनमें पाए जाने वाले मुख्य वृक्षों का किया जा सकता है। कौन कौन से प्रमुख वृक्ष आर्द्र मानसूनी वनों में पाए जाते हैं? तो देखिए इनके एग्जाम्पल आपको पूछे जा सकते हैं। आर्द्र मानसूनी वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में एग्जाम्पल आता है किसका? साल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। साल के अलावा नेक्स्ट है कौन सा? सागवान। सागवान के अलावा बात करेंगे कौन सा? चंदन। चंदन, इसके अलावा शीशम, अर्जुन, आम, कुसुम, शहतूत और भी बहुत सारे प्रकार के वृक्ष यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और वो भी आपको मिलते हैं यहाँ पर जो शुष्क मानसूनी वनों में होंगे, क्योंकि वृक्षों का जो वितरण है उसमें हम देखें तो जो वृक्ष ज़्यादा प्रभावी हैं, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा, जो डोमिनेंट है, उनके हम नाम लिखते हैं। लेकिन इनके साथ साथ में कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है, इसलिए हम उनका नाम नहीं लिखते। जैसे सदाबहार वनों वाले कुछ वृक्ष आपको इन आर्द्र मानसूनी वनों में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा संख्या में आपको देखने को मिलते हैं वो यही है, इसलिए हम इनकी बात करते हैं। और इन आर्द्र मानसूनी वनों में कुछ वृक्ष आपको शुष्क मानसूनी वनों वाले भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रभावी जो क्या है वह है साल, सागवान, चंदन, इसलिए इन्हीं का ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और इन्हीं की हम यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर चर्चा भी कर रहे हैं। इन आर्द्र मानसूनी वनों में एक जैसी प्रजाति के वृक्ष एक साथ आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो बात है जो परीक्षा के लायक आपको देखने को मिल सकती है, सदाबहार वनों में तो क्या था, अनेक प्रजातियों के वृक्ष एक साथ थे, इसलिए हम उनका ज़्यादा आर्थिक दोहन नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर एक साथ आपको एक ही प्रकार के वृक्ष मिलेंगे, एक साथ सागवान के वन आपको मिल जाएंगे, एक साथ चंदन के आपको मिल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक दृष्टि से इनका उपयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है भारत के कौन से वनों का आर्थिक दोहन अधिक हुआ है, तो ऐसे में मानसूनी वनों का आर्थिक दोहन अधिक हुआ है। इनमें हम देखें तो फर्नीचर के लिए आपको अच्छी लकड़ी भी देखने को मिलती है, जैसे साल, सागवान, तो इनका बहुत ज़्यादा दोहन हुआ है। भारत के इन भागों में पाए जाने वाले इन वृक्षों को हम एक चित्र के माध्यम से देखें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अच्छी लकड़ी वाले जो कुछ वृक्ष हैं उनमें यहाँ दिख रहे हैं आपको कौन से? साल के वन। नेक्स्ट ये दिख रहे हैं सागवान, बहुत चौड़ी पत्ती के वन होते हैं सागवान के, जो
आर्द्र मानसूनी वनों में तो है ही, लेकिन शुष्क मानसूनी वनों में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ तक कि राजस्थान के भी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में आपको सागवान के वृक्ष देखने को मिलते हैं, जिनको हम शुष्क सागवान के वन कहते हैं। तो साल और सागवान ये दो देखा जाए तो आर्द्र मानसूनी वनों के बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। और इनके बाद में देखा जाए तो नेक्स्ट है कौन से, चंदन। चंदन के अलावा शीशम, शीशम के अलावा यदि बात करें तो अर्जुन, अर्जुन के अलावा आम, कुसुम, शहतूत, मलबेरी, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष हैं जो आपको इन आर्द्र मानसूनी वनों में देखने को मिलते हैं। इनके बाद में यदि हम बात करें तो जैसे ही जिन भागों में वर्षा की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है तो मानसूनी वनों की प्रकृति थोड़ी सी बदल जाती है, और ऐसे मानसूनी वनों को हम कह देते हैं कौन से, शुष्क मानसूनी वन। तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं अभी शुष्क मानसूनी वनों का क्षेत्र। आर्द्र मानसूनी वनों के क्षेत्र से थोड़ा सा पश्चिम में चलेंगे तो वर्षा की मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी, और इस कम वर्षा वाले भागों में हमें शुष्क मानसूनी वन देखने को मिल जाते हैं। शुष्क मानसूनी या पतझड़ी वनों की हम कुछ विशेषताएं देखें तो सबसे पहली बात आपको पूछी जाएगी क्या, औसत वार्षिक वर्षा। यदि वर्षा की बात करें तो इन क्षेत्रों में वर्षा 100 सेमी से कम होती है, लेकिन 50 या लगभग 70 सेंटीमीटर से आपको ज्यादा वर्षा इनमें देखने को मिलती है। क्षेत्र यदि देखा जाए तो आर्द्र मानसूनी वनों के क्षेत्र के पश्चिम में यदि हम चलेंगे तो यहाँ पर पंजाब हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है, ये राजस्थान का पूर्वी भाग है, मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग, ये गुजरात का क्षेत्र, महाराष्ट्र, कर्नाटका का ये भाग, इन सभी भागों में आपको शुष्क मानसूनी वन देखने को मिलते हैं। तो देखिए आर्द्र मानसूनी वनों के कुछ वृक्ष शुष्क मानसूनी वनों में भी पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा प्रभावी वो वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे आर्द्र मानसूनी में हमने सागवान के वन पढ़े हैं, लेकिन शुष्क मानसूनी में भी आपको सागवान देखने को मिलता है, इनमें भी पाया जाता है। मुख्य वृक्ष इनमें कौन कौन से हैं, तो देखिए इनमें जो वृक्ष हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, भारत के अधिकांश भागों में मिलते हैं और लगभग सभी प्रकार के क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, महुआ, पलाश, धौक, ये कुछ मुख्य वृक्ष हैं जो आपको इन शुष्क मानसूनी वनों में देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए ये जो शुष्क मानसूनी वनों के वृक्ष हैं ये आर्द्र मानसूनी वनों के क्षेत्र में भी मिलते हैं, और आर्द्र मानसूनी वाले क्षेत्रों के जो सागवान जैसे वृक्ष हैं वो आपको शुष्क मानसूनी वनों में भी देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर दो पार्ट में हमने आर्द्र और शुष्क मानसूनी वनों की यहाँ पर बात की। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात पहले की, उसके बाद में आर्द्र मानसूनी और उसके बाद में शुष्क मानसूनी। अब जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी वैसे वैसे वृक्षों की प्रकृति बदलती जाएगी या वनों की प्रकृति बदलती जाएगी। तो अगले प्रकार की जो वनस्पति है जो कि हमने भारत के इन पश्चिमी भागों में पढ़ी होगी वहां पर हम चलेंगे। देखिए शुष्क मानसूनी वनों में आपको जो सामान्य आपके आसपास के पर्यावरण में भी देखने को मिलते हैं, पीपल, नीम, इसके अलावा आंवला, महुआ, पलाश, धौक जो कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बरगद, ये कुछ वृक्ष आपको इन शुष्क मानसूनी वनों में देखने को मिल जाते हैं। अब अगली बात, जैसे ही वर्षा की मात्रा और कम होती है तो हमें देखने को मिलते हैं कौन से, मरुस्थलीय कांटेदार वन। मरुस्थलीय कांटेदार वन कितनी वर्षा वाले भागों में, कौन से स्थानों में, कौन सी मुख्य वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, उनकी बात हम करेंगे। तो देखिए मरुस्थलीय कांटेदार वनों में औसत वार्षिक वर्षा आपको 50 सेंटीमीटर से हमेशा कम मिलती है। लगभग यहाँ पर 20 सेमी, 30 सेमी, 40 या 50 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम वर्षा होती है। क्षेत्र यदि देखा जाए तो इनमें मरुस्थलीय कांटेदार वनों के क्षेत्र में यहाँ पर राजस्थान का अरावली के पश्चिम का ये सारा भाग है, हरियाणा का पश्चिमी भाग है, पंजाब का ये भाग है, गुजरात का उत्तरी पश्चिमी भाग है। इस पूरे बेल्ट में आपको मरुस्थलीय कांटेदार वन देखने को मिलते हैं। साथ ही इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार का ये जो वृष्टि छाया प्रदेश है जहाँ पर वर्षा की मात्रा कुछ कम होती है, वहाँ पर भी आपको मरुस्थलीय कांटेदार वन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इन वनों के क्षेत्र में वर्षा की मात्रा बहुत कम रहती है, इसलिए कुछ कंटीले वृक्ष
वो भी बहुत दूर दूर आपको मिलते हैं और बीच बीच में कुछ कंटीली झाड़ियां भी पाई जाती हैं। ऐसी वनस्पति आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो देखिए मरुस्थलीय कांटेदार वनों के क्षेत्र में कौन कौन से मुख्य वृक्ष हैं, तो उनमें नाम आता है जैसे खेजड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जिन क्षेत्रों में हम लोग निवास करते हैं उन क्षेत्रों में अगर आप देखें तो आसपास के आपके पर्यावरण में आपको इसी तरीके के कुछ वृक्ष देखने को मिलेंगे जो बहुत कॉमन है, जैसे क्या खेजड़ी, रोहिड़ा, इसके अलावा कीकर, केर, फोग, नागफनी, थोर, ये कुछ आपको मुख्य वनस्पति आपके आसपास के एरिया में, यदि आप राजस्थान के इन मरुस्थलीय भागों में निवास करते हैं तो आपको वहाँ पर ये बेशक देखने को मिलेगी। अन्य क्षेत्रों में अगर हम बात करें यहाँ पर तो वनस्पति का जो प्रकार यहाँ से बदलता हुआ आया है वो पश्चिमी भागों में सबसे कम वर्षा वाले भागों में ऐसी कांटेदार वनस्पति आपको देखने को मिली है। इन सब वृक्षों को हम एक चित्र के माध्यम से देखें तो देखिए खेजड़ी बहुत कॉमन वृक्ष है, ये पश्चिमी राजस्थान का जो देखने को आपको मिलता है। इसके अलावा रोहिड़ा जो फर्नीचर के काम आता है, कीकर, यहाँ पर कैर जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें पत्तियाँ नहीं होती हैं, जो तना है और शाखाएं हैं वही हरे रंग की होती हैं और वही तने के रूप में काम करती हैं। कैर के अलावा नागफनी जो मोटी और मांसल पत्तियों वाला है, थोर, इसके अलावा फोग, ये कुछ मुख्य वनस्पति आपको इस मरुस्थलीय कांटेदार वनों के क्षेत्र में देखने को मिल जाती है। तो देखिए मरुस्थलीय कांटेदार वनों के क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वनस्पति है उसमें वर्षा की कमी के कारण आपको कुछ अनुकूलन भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसमें जो वर्षा की मात्रा कम है उसका अनुकूलन जो आपको देखने को मिलेगा वो किस रूप में देखने को मिलेगा, यहाँ पर कम से कम वाष्पीकरण हो इसके लिए कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे वृक्षों में वाष्पीकरण करने वाले जो रंध्र होते हैं वो लगभग आपको अनुपस्थित देखने को मिलेंगे। वृक्षों की छाल मोटी देखने को मिलेगी, पत्तियां काफ़ी छोटी आपको देखने को मिल सकती हैं, पत्तियों का कांटों में रूपांतरण हो जाता है। कुछ वनस्पति ऐसी हैं जिनमें मोटी और मांसल पत्तियां भी देखने को आपको मिलती हैं और उनके ऊपर भी जो रोम है वो बंद आपको मिलते हैं। पत्तियों के ऊपर कई बार मोम जैसा या झिल्ली जैसा आवरण भी मिलता है जो कि वहाँ पर वाष्पीकरण को बहुत कम कर देता है। ऐसी विकट परिस्थितियों में इनके उत्पन्न होने के लिए, इनके पनपने के लिए आपको ऐसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो ये मरुस्थलीय कांटेदार प्रकार के वनों की हमने बात की। और इसके बाद में वनस्पति का जो अगला प्रकार आपके सामने है वो है कौन से, ज्वारीय वन। ज्वारीय वन हम कह दें या देखिए समुद्र तटीय भागों में पाए जाते हैं इसलिए हम इनको कौन से वन कह सकते हैं, दलदली वन भी इनको कह सकते हैं। समुद्र तटीय भागों में जो पानी है वो कैसा होता है, खारा होता है। तो ये खारे पानी में उत्पन्न होने वाली वनस्पति है इसलिए हम इसको लवणीय वनस्पति भी कह सकते हैं। तो देखिए ज्वारीय, दलदली या लवणीय वन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कई बार इनके लिए सामान्यतः शब्द आपके लिए आ जाता है कौन सा, मैंग्रोव। तो आपको मैंग्रोव कहाँ पर मिलते हैं ऐसी बात पूछी जा सकती है। तो जो भी भारत का समुद्र तटीय भाग है, नदियों की डेल्टाई क्षेत्र सामान्यतः, वहाँ पर आपको इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिल जाती है। इस प्रकार की वनस्पति का हम क्षेत्र देखें तो एक तो देखिए ये है गुजरात का तट, यहाँ पर आपको ज्वारीय वन देखने को मिलते हैं। दूसरा यहाँ पर देखा जाए तो ये है पश्चिम बंगाल का तट, यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे चलें तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा या इन तटीय भागों में इस प्रकार के ज्वारीय वन या लवणीय वनस्पति पाई जाती है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इन द्वीपों के किनारे भी आपको ऐसी ज्वारीय वनस्पति देखने को मिल सकती है। इस वनस्पति में आपको वर्षा की मात्रा के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है क्योंकि यहाँ की जो वनस्पति है उस पर प्रभाव समुद्र तटीय या लवणीय जल का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर वृक्षों के प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है और रीट परीक्षा में आपको यहाँ से यही प्रश्न पूछा गया। प्रश्न आया था आपकी परीक्षा में क्या, सुंदरी। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, ज्वारीय वनों में पाया जाता है। यहाँ पर सुंदरी के अलावा जो आप मुख्य प्रकार देख सकते हैं दलदली वनों के, उनमें फनिक्स, राइजोफोरा, सोनेरेसिया, निपा, ये कुछ वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर हम डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए तटीय भागों में, दलदली क्षेत्रों में ये सुंदरी जो घने वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। सुंदरी वृक्ष आपको गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, इसलिए हम गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसको क्या नाम देते हैं,
सुंदरवन डेल्टा। प्रश्न ऐसा हो कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उस डेल्टा को ही हम कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। उस डेल्टा में सुंदरी वृक्षों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। सुंदरी के अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर फोनिक्स, राइजोफोरा, नीपा, सोनेरेसिया, इस क्षेत्रों में यहाँ पर जो वृक्ष मिलते हैं इनमें आप एक और बात देखेंगे कि दलदली क्षेत्रों में जहाँ पर वृक्षों की जड़ों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, इन क्षेत्रों में वृक्षों की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ते हुए धरातल से बाहर निकल जाती हैं खूंटों के रूप में। बहुत सारे ऐसे खूंटे से आपको वृक्ष के नीचे देखने को मिलते हैं, जो जड़ें हैं वो बाहर की ओर वापस निकल जाती हैं। ऐसे खूंटों को सामान्यतः कहा जाता है न्यूमेटोफोर। तो ऐसी बात भी हो कि न्यूमेटोफोर किस प्रकार की वनस्पति का लक्षण है, तो ज्वारीय वनों में इस प्रकार की आपको जमीन से बाहर निकली हुई जड़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी बात हुई कौन से वनों की, ज्वारीय वनों की, या जिनको हम कहते हैं दलदली वन कह सकते हैं या लवणीय वन कह सकते हैं। और इसके बाद में जो अंतिम प्रकार की वनस्पति है जो भारत में पाई जाती है, तो वो भारत के ऊंचे भागों में, पर्वतीय भागों में पाई जाती है, इसलिए हम उसको पर्वतीय वन ही कह देते हैं। पर्वतीय वनों में देखिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है वो टेम्परेचर का, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई की ओर चलेंगे तो तापमान में कमी आती जाती है और तापमान में परिवर्तन के साथ में वनस्पति का प्रकार बदलता जाता है। भारत में जो पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है वो मुख्य रूप से आपको हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलती है, पूर्वी हिमालय में और इसके अलावा यहाँ पर पश्चिमी हिमालय में, दोनों तरफ देखने को मिलती है, इधर पूर्वी हिमालय में भी और इधर पश्चिमी हिमालय में भी। लेकिन यहाँ पर कुछ आपको पर्वतीय वनस्पति दक्षिणी भारत में यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं इनमें भी देखने को मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है सामान्यतः वो तापमान वहां पर कुछ कम होने लगता है, इसलिए हम उस वनस्पति को क्या कह देते हैं, शीतोष्ण वनस्पति भी उसको कहने हम लग जाते हैं। दक्षिणी भारत में यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीचे पालनी की पहाड़ियाँ हैं, इधर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं जो कि हमने भारत के भौतिक प्रदेशों में डिस्कस किया था। यहाँ पर अधिक ऊंचाई वाली ये जो पहाड़ियाँ हैं इनमें जो शीतोष्ण पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है उस वनस्पति को कहा जाता है सोलावन। यह नाम आ जाता है कई बार क्या, सोलास। परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोलावन या सोलास वन कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए दक्षिणी भारत में विशेषकर कौन से हिस्सों में, नीलगिरी, नीलगिरी के नीचे यहाँ पर तमिलनाडु में ही कौन सी, पालनी, और तरफ है अन्नामलाई। इन पहाड़ियों पर जो शीतोष्ण पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है उसको सोलावन या सोलाश वनों के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं उत्तरी भारत में हिमालय में पाई जाने वाली पर्वतीय वनस्पति की। तो देखिए जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे इस पर्वतीय वनस्पति का प्रकार बदलता जाता है। निचले भागों में आपको अर्ध सदाबहार प्रकृति के वन मिलते हैं, चौड़ी पत्ती के वन मिलते हैं, और हमें सामान्यतः जैसे ही ऊंचाई की ओर बढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले जो वनस्पति का प्रकार आपको हिमालय प्रदेश में देखने को मिलता है वह शीतोष्ण चौड़ी पत्ती के वन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो मुख्य रूप से जो वृक्ष आपको मिलते हैं उनमें नाम आता है वालनट, चेस्टनट, ओक, ये कुछ वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वालनट या हम कहते हैं यहाँ पर अखरोट जैसे ये कुछ वृक्ष हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो बढ़ती ऊंचाई के साथ में वृक्षों का प्रकार बदलता जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखें तो ऊपर 2500 मीटर, 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर देखा जाए तो कोणधारी या शंकुधारी वन आपको देखने को मिलते हैं। कोणधारी या शंकुधारी वनों को यदि देखा जाए तो वृक्षों का आकार इनमें शंकु जैसा होता है, ऊपर से संकड़े और नीचे से कुछ चौड़े आपको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के कोणधारी या शंकुधारी वनों में जो मुख्य एग्जाम्पल है आपके सामने वो कौन से हैं, चीड़, देवदार और स्प्रूस, ये मुख्यतः हैं। दो नाम आपको बहुत कॉमन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, कौन कौन से, चीड़ और देवदार। चीड़ और देवदार का बहुत ज्यादा बार प्रश्न किया गया है कि देवदार के वृक्ष कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं। चीड़ का भी ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। और भी अधिक ऊंचाई पर हम यदि चलें 3600 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई पर तो आपको अल्पाइन, अल्पाइन का मतलब है ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, और उन क्षेत्रों में आपको कुछ सिल्वर फर, जूनिपर, ऐसे कुछ वृक्ष आपको देखने को मिल जाते हैं। और अधिक ऊंचाई पर आप चलेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ घास देखने को मिलते हैं, तो हम उनको अल्पाइन ग्रासलैंड या अल्पाइन घास स्थल हम उनको
कह सकते हैं। और उससे भी अधिक ऊपर चलें तो वहाँ पर वृक्ष समाप्त हो जाते हैं। कुछ बहुत छोटी वनस्पति वहाँ पर उगती है जो बर्फ के पिघलने पर कुछ समय के लिए बाहर निकलती है, जैसे शैवाल है, लाइकेन है, मोश है, ऐसे कुछ। और जैसे ही बर्फ गिरती है तो वापस वो समाप्त हो जाती है। तो देखिए निचले भागों से ऊपर की ओर हम चलें तो सबसे पहले कम ऊंचाई वाले भागों पर आपको वालनट, चेस्टनट, ओक, बर्च ऐसे कुछ वृक्ष देखने को मिलते हैं। और अधिक ऊंचाई वाले भागों पर हम चलें तो आपको इस तरीके के चीड़ के वृक्ष देखने को मिलते हैं, देवदार के देखने को मिलते हैं। इनमें यदि हम देखें तो इनमें नीचे का भाग कुछ ज़्यादा चौड़ा है, ऊपर का भाग संकड़ा होता जाता है। और इनमें जो वृक्षों की पत्तियां हैं वो आपको देखिए चौड़ी पत्तियां होने के बजाय यहाँ पर सीधी ऐसी सुई पत्तियां आपको देखने को मिलती हैं। तो इनमें सुई जैसी पत्तियां आपको देखने को मिलेंगी। वृक्षों की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है। देवदार यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जिससे लकड़ी हमें प्राप्त होती है ऐसा वृक्ष है देवदार। चीड़ और देवदार के अलावा देखा जाए तो स्प्रूस, इसके अलावा और अधिक ऊंचाई वाले भागों में जैसे जैसे हम चलते रहेंगे तो यहाँ पर मिलता है आपको कौन सा, सिल्वर फर। इसके अलावा जूनिपर और जो वनस्पति छोटी वनस्पति के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है कौन सा, रोडेंड्रॉन। तो ये ऐसे कुछ वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। इनसे भी अधिक ऊपर चलेंगे तो वहाँ पर आपको केवल कुछ छोटे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति जिनमें लाइकेन, शैवाल, मॉस या हम कहते हैं काई, ऐसे कुछ छोटी छोटी वनस्पतियां उगती हैं। और ऊंचे के भागों में जहां पर वृक्ष नहीं पाए जाते उन भागों में जो बर्फ के गिरने पर वापस समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसी छोटी वनस्पतियां आपको सबसे अधिक ऊंचाई वाले भागों में देखने को मिलती हैं। और इसके आगे जहां पर ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, उन क्षेत्रों में वृक्ष वनस्पति उगना बंद हो जाती है। तो अंतिम सीमा जहां तक ये वनस्पति उग सकती है उस अंतिम ऊंचाई को हम कहते हैं क्या, टिम्बर लाइन। तो प्रश्न होता है कई बार कि टिम्बर लाइन क्या है। तो जहां तक वृक्ष या पेड़ पौधे उग सकते हैं, जिस ऊंचाई तक जिसके ऊपर नहीं उग सकते, वो उस अधिकतम ऊंचाई वाले भाग को कह दिया जाता है कौन सा, टिम्बर लाइन। तो यहाँ पर हमने आज रीट परीक्षा में आपको जो 2 प्रश्न पूछे गए थे भारत की प्राकृतिक वनस्पति से, एक तो ये कि सुंदरी वृक्ष कौन से वनों में पाया जाता है, तो ज्वारीय वनों में। और दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया था कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन भारत के कौन से भाग में पाए जाते हैं। तो उसमें जो ऑप्शन दिया गया था उसके हिसाब से उत्तरी पूर्वी भारत। इन 2 प्रश्नों के माध्यम से हमने भारत की प्राकृतिक वनस्पति का एक सामान्य सा यहाँ पर विश्लेषण किया है। उसके माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की है कि अन्य कौन से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। आप इस टॉपिक को और भी यदि डिटेल से भी पढ़ें तो भी ठीक है, वरना आपको जो बातें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि प्रत्येक प्रकार की वनस्पति, जो भी भारत में वनस्पति के प्रकार हैं, तो उसमें 2-3 चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी वनस्पति है वो किस प्रकार की जलवायु की दशाओं में उत्पन्न हो रही है, अर्थात वर्षा की मात्रा वहाँ पर कितनी है, मुख्य रूप से ये बात पूछी जाती है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से क्षेत्र में वो वनस्पति पाई जाती है। और तीसरी बात आपको पूछी जा सकती है कि उसमें पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन से। इनके अलावा भी उसकी कोई यदि महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बात हो तो वह आपको पूछी जा सकती है। तो ये अपना आज का टॉपिक था, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। अगली क्लास में जो अपनी YouTube पर निःशुल्क परिचर्चा चल रही है उसमें भारत के भूगोल के अन्य किसी टॉपिक को लेकर हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।